हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2 की। एंड लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से हमें रूट्स निकालने होते हैं, लेकिन क्या बिना रूट्स निकाले भी उनका नेचर पता कर सकते हैं? अब देखो, नेचर का मतलब ये होता है कि नंबर सिस्टम में दो चीज़ होती है, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। मेन जो ब्रॉड कैटेगरी होती है। सो हमारे जो नंबर्स आएंगे, जो रूट्स आएंगे, वो भी नंबर्स हैं। वो नंबर्स किस तरीके के हैं ये बताता है हमें डिस्क्रिमिनेंट। तो ये डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज़ होती है और उससे नेचर ऑफ रूट का क्या रिलेशन होता है, वो आज की क्लास में हम समझेंगे। ठीक है। सो आज का एजेंडा है डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। सो भाई, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये बहुत ही बेहतरीन सा फॉर्मूला था। और आपको मालूम है, ये जो फॉर्मूला है ये बन के ही x की दो वैल्यूज आई थी, और x की वैल्यूज को ही रूट्स कहते हैं। बेसिक से लॉजिक क्लियर होगा। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात बेटा ये है कि ये जो b है एक रियल नंबर है, ये जो 2a है ये भी एक रियल नंबर है। जो रूट्स डिफर करेंगे वो करेंगे बिकॉज ऑफ दिस, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है। एंड हमें मालूम है स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। अगर नेगेटिव होगी तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। सो इसके बारे में भी आज देखने वाले हैं अच्छे से। ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी क्वांटिटी होती है रूट के अंदर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये जो कैपिटल डी होता है ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसी क्वांटिटी को वी कॉल एज डिस्क्रिमिनेंट। अब इसकी तीन वैल्यूज पॉसिबल है। तो भाई, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये जो डी आया, डी कैसे आया? डी आया बी स्क्वायर माइनस 4ac से। ओके। ये डी की वैल्यू आपकी निकल के आएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अब ना इसकी तीन वैल्यूज पॉसिबल है। इसके हमारे पास तीन मेजर मेजर वैल्यूज पॉसिबल है। पहली चीज ये कि हो सकता है इसको सॉल्व करने पे कोई नेगेटिव नंबर मिल जाए, मतलब डी की जो आर ये वैल्यू वो जीरो से छोटी हो, या हो सकता है एग्जैक्टली जीरो मिल जाए। ये भी तो हो सकता है जीरो से बड़ा मिल जाए, ग्रेटर देन जीरो। इसके अलावा कोई केस नहीं बन सकता। तीन ही केस हैं। जीरो के अप्रॉक्स हम देखते हैं। अगर ये जीरो हो गई, ये वाली चीज जो डी है, पहले जीरो की बात करते हैं, अगर ये जीरो हो गई तो ये प्लस माइनस का एग्जिस्टेंस ही नहीं रह जाएगा, है कि नहीं? मैं अगर आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर ये वाली बात जीरो हो गई तो आपके पास बचेगा माइनस बी बाई 2a। ये एक लौता रूट होगा, और इसको कहते हैं इक्वल रूट। एक ही रूट आया है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट होता नहीं है, रूट्स होते हैं दो। लेकिन जब वैल्यू एक आ रही है, सो हम कहेंगे कि दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। बात समझ में आई? तो जब अगर डी की वैल्यू जीरो आती है, तो इस केस में जो हमारे रूट्स होते हैं, रूट्स आर रियल, रियल तो होंगे ही होंगे, एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक की बेसिक सी बात यही है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब अगर ग्रेटर देन जीरो आ गया, फॉर एग्जाम्पल, भाई देखो, फॉर एग्जाम्पल ये जो वैल्यू है आपकी कुछ इस तरीके से मिल रही है। इसको क्वेश्चन करते हूँ। देखो, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40 इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये चीज है। अगर मैं इसके बी स्क्वायर माइनस 4ac की सिर्फ बात करता हूँ, सिर्फ इतनी की बात करूंगा, डी की, तो इसका जो डी आएगा कितना आएगा बच्चों? बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर 169 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 40, तो 160 हो जाएगा। तो कितना आ गया? 9 आ गया। तो डी आ गया 9। और ये जो 9 है, दिस इज ग्रेटर देन जीरो। तो जीरो से अगर बड़ा होगा तो समझो इस चीज को, यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन में रखूंगा, तो -13 प्लस एंड -3/2, यही क्वेश्चन बनेगी। जो जो ये दिया था मैंने सिर्फ वैल्यूज रखा। तो यहाँ पे देखो, दो डिफरेंट वैल्यूज आ रही कि नहीं आ रही? -13/2 एंड -13 -3/2। तो ये हो जाएगा आपका -10/2, एंड ये आ जाएगी -16/2। तो आंसर इज -5 एंड -8। तो ये दो रूट्स आ रहे थे, -5 एंड -8। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है? डी की वैल्यू इस केस के लिए 9 है। इस डी का वैल्यू से इसका कोई लेना देना नहीं है, बट उसका यूज करके ये वैल्यू निकलती है। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि अगर डी मेरा ग्रेटर देन जीरो होगा, तो जो मेरे रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। यहाँ पे अनइक्वल का मतलब क्या है? अनइक्वल का मतलब बस इतना सा है बच्चों कि दोनों इक्वल नहीं है, सिंपल सी बात है। अच्छा, डी लेस देन जीरो की बात कर लें, मतलब कि आपके जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला है, इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ गई। इसका एग्जांपल भी देख लो बेटा। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका जो ए है ये भी 1 है, बी है ये भी 1 है, और सी है ये भी 1 हो गया। तो अगर मैं इसके डी की बात करूं तो ये होता है भाई बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो ये मिल रहा है -3।
सो डी अगर -3 आपका आ रहा है और अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आप रखते हो, जैसे x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो -3 आया, तो ये जो नेगेटिव नंबर आ जाता है स्क्वायर रूट के अंदर, ये प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। सो नेगेटिव नंबर आया तो हम कहेंगे ये रूट्स ना होते ही नहीं है, ये रूट्स इमेजिनरी हैं। तो रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी एंड इन कॉन्जुगेट पेयर, एंड इन कॉन्जुगेट पेयर। अब ये कॉन्जुगेट पेयर का क्या मतलब है, मैं समझाता हूँ भाई। मानो तुम्हारी एक x की वैल्यू, तुम्हारे एक x की वैल्यू अगर आएगी जस्ट फॉर एग्जांपल p प्लस आई क्यू, अभी इसको समझा रहा हूँ, डोंट वरी, और दूसरे x की वैल्यू आ रही है p माइनस आई क्यू, ठीक है। तो इसको x1 और x1 लिखना, x1 x2 लिखने वाला टीडियस हो जाता है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ अल्फा एंड बीटा। ये क्या है, अल्फा बीटास आर द वैल्यूज ऑफ x, और इन्हीं को रूट्स कहते हैं। सिर्फ नाम दे दिया और कोई काम उसका वो नहीं है। जैसे मैं x1 x2 लिखूंगा, उससे बेटर मैं अल्फा और बीटा लिख लेता हूँ। तो बस यही है अल्फा और बीटा की वैल्यू। तो अगर एक p प्लस आई क्यू है तो दूसरी p माइनस आई क्यू होगी। बट ये i क्या होता है, इसको समझने वाली बात है। देखो भाई, i का मतलब समझते हैं। तो ये जो -3 आया, ये तो प्रॉब्लमेटिक हो गया। सो -3 डिफाइन नहीं होता, बट हमने क्या किया, मैथमेटिशियन लोग हैं तो बड़ी आसान काम करते हैं, ये -1 को आई डिफाइन कर दिया, ठीक है। -1 रूट के अंदर अगर गलती से दिख जाए तो उसको बोल देंगे आई, -1 का काम ही खत्म, मतलब है अभी भी, और उसको डेनोट कर रहे हैं स्मॉल आई से। तो ये जो आई होता है ये कहलाता है अयोटा, ये होता है अयोटा। तो ये जो -3 लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 प्लस माइनस √3i, √3i, क्योंकि भाई √3 इंटू रूट ऑफ -1, तो √3i डिवाइडेड बाई 2। तो एक x की वैल्यू आएगी -1/2 प्लस √3/2i, और जो दूसरे x की वैल्यू आएगी वो आएगी -1/2 माइनस √3/2i। तो यही होता है कॉन्जुगेट पेयर। जो भी i के साथ होगा, एक प्लस एक माइनस में होगा, क्यों होगा, बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। तो कॉन्जुगेट पेयर की जो बात है वो समझ में आनी चाहिए, वो हमें यहाँ से आ रही है। तो ये जो चार्ट बना है, इतना आप समझ लोगे तो अच्छी बात है। यहाँ रूट्स रियल का इक्वल मतलब क्या भाई, अल्फा और इक्वल टू बीटा होना चाहिए। अनइक्वल का मतलब क्या होता है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। बट ये दोनों जो रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा, दे आर रियल नंबर्स, ठीक है। अल्फा एंड बीटा आर रियल नंबर्स। अब रियल नंबर में रैशनल इरेशनल सब आता है। ये मत सोचना कि सर ने रियल बोला था रूट में आ नहीं सकता, रूट आ सकता है, रूट भी एक रियल नंबर में आएगा, लेकिन रूट के अंदर -1 हो गया या नेगेटिव आ गया, सो वो इमेजिनरी में हो जाता है। तो इरेशनल में और इमेजिनरी में ये डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस को ध्यान में रखना, ठीक है। ये तो मेन मेन बातें हो गई रूट्स की, ठीक है। ये चीजों को जरा केसेस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इन केसेस को भी ध्यान से डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी बनी रहे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। सो देखो भाई, अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ y इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। मैंने स्टार्टिंग में जब शुरू किया था पढ़ाना ये बताया था कि ये एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा अगर आपका जो a है वो 0 से बड़ा है, और ये एक डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा अगर आपका a लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है। क्यों होता है ऐसा, लेट्स अंडरस्टैंड दैट विथ अ वेरी गुड एग्जांपल। अगर मैं लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 4, ठीक है, x² प्लस 2x या फिर +1 ले लो, x² प्लस 2x प्लस 1। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत सिंपल सा। तो ये जो बनेगा पैराबोला, देखो आप x की वैल्यू डालते रहोगे आपको y मिलेगा। जैसे कि मैंने x को मानो 0 डाल दिया तो उस केस में मुझे y1 मिलेगा। अगर मैंने x को लेट से -1 डाल दिया तो मुझे y0 मिल जाएगा। अगर मैंने x को -1 डाला तो मुझे y0 मिलेगा, दिख रहा है ना। -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 1, और -2 0 हो जाएगा। मैंने x को अगर 1 डाल दिया तो 1 + 2 + 1 y4 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं प्लॉट करता जाऊंगा ऐसे x और y के मेरे को इन्फिनाइट पॉइंट्स मिलेंगे। सो जब इनकी प्लॉटिंग करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से प्लॉट होंगे। पॉइंट्स को अगर मैं देखूं तो -1 पे 0 था, -1 पे 0 मतलब ये वाला पॉइंट, -1 पे 0 ये वाला पॉइंट हो गया। 1 पे 4 था, जब x 1 है तो 4 था, जब x 0 है तो 1 था, तो यहाँ पे कहीं होगा 1 पे ये 4 कहीं यहाँ पे होगा, ऐसे होगा। अगर मैं -2 डालता हूँ तो x की वैल्यू अगर मैंने -2 डाली तो -2 का स्क्वायर इज 4, 4 - 4 0 + 1, तो -2 पे ये कुछ यहाँ पे होगा, फिर पीछे जाएंगे कुछ यहाँ पे होगा। सो अगर मैं इन पॉइंट्स को ऐसे देखो कनेक्ट करते, सॉरी, अगर ना इन पॉइंट्स को मैं ऐसे कनेक्ट करते हुए आऊंगा समथिंग लाइक दिस, तो कुछ पैराबोला टाइप का बनेगा, सॉर्ट ऑफ पैराबोला, ठीक है। अब एकदम एग्जैक्ट फिगर नहीं है बट इट विल बी समथिंग लाइक दिस। एक सेकेंड,
सही बना लेते ना, कोई दिक्कत नहीं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये कोई पैराबोला इस तरीके से बनेगा। अब देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और हम ना एक्सप्रेशंस का ग्राफ बनाते हैं, इक्वेशंस का नहीं। इक्वेशंस का मतलब होता है कि y को जीरो रख दिया, ये जीरो करेंगे तो देखो रूट मिल जाएगा 1, इसको जीरो रखा तो -1, एक ही जगह ये टच होते हुए जा रहा है। तो ये मतलब होता है भाई, रूट्स का मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस पे जो मेरा ग्राफ है वो कहाँ पे टच करेगा, ये क्या कट करेगा, सिंपल सी बात है। रूट्स का मतलब ये होता है एक्स एक्सिस पे मेरा ग्राफ कहाँ पे टच करेगा या क्या कट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो मैंने ये बना दिया। लेकिन अगर सेम चीज को अगर मैं ऐसे लिखूं, y is equals to -x square plus 2x and plus 1, something like this, तो ये नेगेटिव नीचे साइड बन जाएगा। ये जो पैराबोला बनेगा कुछ इस तरह नीचे तरह बनेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मैं ये बताऊंगा मेरा पैराबोला ऊपर साइड बनेगा या नीचे साइड बनेगा। तो ये होता है जनरलाइजिंग द शेप। तो इसमें ना मल्टीपल एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन करा रहा था आपको कल, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक ये क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो देखो सिर्फ इधर प्लस उधर माइनस का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। इसको मैंने फैक्टराइज जब किया था तो ये x प्लस 3 x प्लस 2 आ रहा था, x प्लस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। और जब इसको फैक्टराइज करोगे ये आपका x प्लस 6 और x माइनस 1 आएगा इक्वल्स टू 0। ये फैक्टराइज करने पे आएगा, ठीक है। ये आपका फैक्टराइजेशन करने पे ये मिलेगा। अब फैक्टराइजेशन करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे x प्लस 3 की वैल्यू 0 होगी और x प्लस 2 की वैल्यू 0 होगी। x की वैल्यू -3 है, x की वैल्यू -3 है और x की वैल्यू यहाँ से -2 है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर मैं ग्राफ बनाने पे आऊंगा, ग्राफ बनेगा किसका, ग्राफ इसका नहीं बनता, ग्राफ बनता है इसका, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका ग्राफ बनेगा। एक्सप्रेशन का ग्राफ बनता है, ये एक्सप्रेशन है, इसका ग्राफ बनेगा। तो ये -3 -2 क्या है, -3 -2 वो पॉइंट्स हैं, -3 -2 बेटा वो पॉइंट्स हैं जहां पे ग्राफ कट करता हुआ जाएगा। -3 -2 वो पॉइंट्स है जहां पे ग्राफ कट करता हुआ जाएगा, और इन्हीं को कहते हैं रूट। यही सिया होता है बच्चों रूट, जहां ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा वही रूट कहलाता है, ये हो जाएगा। अब इसको देखो, यहाँ से x की वैल्यू -6 आएगी और x की वैल्यू 1 आएगी, तो ये आपके रूट्स हो गए। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का ग्राफ, हम इसका प्लॉट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो देखो भाई, आपने जो यहाँ पे रूट निकाला उनको मार्क कर लेते हैं भाई, यहाँ कहीं -6 आएगा, यहाँ पे कहीं 1 आएगा। सो जो मेरा ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से पास होते हुए जाएगा भाई, -6 को कट किया, नीचे गया और ऊपर आएगा कुछ इस तरीके से। -6 को कट करते हो गया और 1 को कट करते ऊपर आएगा। ऊपर क्यों आया, क्योंकि कोफिशिएंट इसका पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ्स आपके बनते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कोफिशिएंट्स पे कैसे ये चीज वेरी करती है, ठीक है। तो यही चीज थी, और इसी पे हमें बस डिस्क्रिमिनेंट के बारे में डिस्कशन करना है। तो a की वैल्यू 0 से बड़ी, ऊपर की तरफ पैराबोला, a की वैल्यू 0 से छोटी, नीचे की तरफ पैराबोला। लेकिन अगर मैंने कुछ ऐसा बना दिया, अगर मैंने कुछ ऐसा बना दिया जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसके रूट्स ही आ ही नहीं रहे थे भाई, इसके तो रूट्स ही नहीं आ रहे थे। तो जब रूट्स नहीं आ रहे थे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका एक्स एक्सिस होगा, देखो ये एक्स एक्सिस है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, कहीं वाई भी होगा। देखो अगर मैं वाई को 0 रखता हूँ, एक्स के रूट्स नहीं आ रहे थे ना, तो रूट्स नहीं आएंगे। लेकिन इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ये कभी इसको टच करेगा ही नहीं। तो इमेजिनरी रूट्स का मतलब ये होता है कि आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर ही नहीं रहा है। इतने सा सिंपल सी बात अगर आप समझ गए तो आप बहुत कुछ समझ गए। इमेजिनरी रूट्स का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि आपका ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को कट करेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि रूट्स का मतलब होता है कि वो पॉइंट्स जहां पे ग्राफ कट करे, और इमेजिनरी रूट्स है यानी ग्राफ कट करेगा ही नहीं। तो दो तरीके से इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं, एक तो इस तरीके वाले, और दूसरा अगर ये इक्वेशन दी है y इज इक्वल्स टू -x स्क्वायर -x एंड -1, ऐसा कुछ दिया है, -x स्क्वायर -x एंड -1, कुछ इस तरीके से दिया है मान लो, या प्लस x कर लो, कोई दिक्कत नहीं, -x स्क्वायर प्लस x -1। तो अगर मैं इसका भी b स्क्वायर -4 इसी निकालूंगा, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा। तो ये बना है बच्चों x एक्सिस, इसका भी जो ग्राफ होगा कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा, लेकिन नीचे साइड रहेगा, ठीक है, लेकिन नीचे साइड रहेगा। अब देखो एक लॉजिक समझो यहाँ पे,
जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, एक्स एक्सिस के ऊपर वाली जितनी भी वैल्यूज होती हैं वाई की, ये सब पॉजिटिव वैल्यूज है। ये क्या कहलाती हैं? ये वैल्यूज हैं पॉजिटिव वैल्यूज। पॉजिटिव वैल्यूज मतलब इस ग्राफ के जो ऊपर वाली लाइंस हैं, इनमें वैल्यूज पॉजिटिव हैं। ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव है ना भाई? ये जो वैल्यूज हैं ऊपर ग्राफ के, ये सारी की सारी पॉजिटिव है। नीचे वाली नेगेटिव हो जाती है। एक्स एक्सिस के नीचे वाली नेगेटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव। लेकिन इन केसेस में ये कभी नीचे गया ही नहीं। मतलब ये हर जगह पे आप एक्स कुछ भी डाल दो, आप एक्स यहाँ पे कुछ भी डालते रहो, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये हमेशा यहाँ पे आपको पॉजिटिव मिलेगा। और ये एक्स एक्सिस के हमेशा नीचे, तो ये हमेशा आपको नेगेटिव मिलेगा, कभी पॉजिटिव होगा ही नहीं। तो इससे एक लॉजिक आपको ये डिराइव करना है कि कभी भी ए की वैल्यू 0 से बड़ी हुई और डी की वैल्यू 0 से छोटी हुई, तो आपका जो y आएगा, आउटपुट आएगा, y विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। y इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहां नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा आउटपुट में। x नेगेटिव हो सकता है, आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं होगा। इधर उल्टा है। अगर आपका देखो a क्या है, a लेस देन 0 है, और इस केस में d भी लेस देन 0 है। इमेजिनरी रूट्स के लिए चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, d हमेशा लेस देन 0 होगा, तभी इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, यानी तभी x एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो जब ये चीज होगी तो y विल ऑलवेज बी नेगेटिव। y विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये दो केसेस आपको अलग से ही समझने थे। समझ रहे हो ना? सो इस पे ना एक थोड़ा सा समरी टाइप में बता दे रहा हूं आपको फटाफट। अगर आपका a पॉजिटिव है, अगर आपका a पॉजिटिव फॉर इक्वेशन y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है। इस केस में अगर आपका a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, अच्छा d की सारी वैल्यूज बता रहे तो क्या होगा? a पॉजिटिव के लिए ग्राफ बना रहा हूं मैं, तो समझो बच्चों। एक आपका ये एक्स एक्सिस, मुझे y से कोई मतलब नहीं है इस केस में, कुछ भी बनता रहे, ये x एंड x डैश एंड ये आपका x एंड x डैश। तो अगर a पॉजिटिव है तो हमेशा ऊपर वाला पैराबोला बनेगा। इस केस में कुछ ये एक केस ये बनेगा, एक केस ये बनेगा और एक केस ये बनेगा। इसके लिए d ग्रेटर देन 0 है, इसके लिए d इक्वल टू 0 है, इसके लिए d लेस देन 0 है, और तीनों के लिए a ग्रेटर देन 0 है। तीनों के लिए a ग्रेटर देन 0 है। ठीक है भाई? आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी, बढ़िया तरीके से। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास ये रिलेशन है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये चीज दी है, और यहाँ पे बोला a लेस देन 0, मतलब a नेगेटिव के लिए। ये जब नेगेटिव होगा तो कैसा ग्राफ बनेगा? तो वही काम करेंगे बेटा कि हमें तीन इस तरीके से एक्सेस बना लेता हूँ भाई, x x डैश, यहाँ पे भी x एंड x डैश, यहाँ पे भी x और x डैश। ठीक है, सो पहले केस में कुछ इस तरीके से बनेगा, दूसरे केस में कुछ इस तरीके से बनेगा, तीसरे केस में कुछ इस तरीके से बनेगा। टच नहीं करना चाहिए बस। तो इस केस के लिए d की वैल्यू 0 से बड़ी है, इस केस के लिए d की वैल्यू 0 है, और इस केस के लिए d की वैल्यू लेस देन 0 है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद रखना है। जिन पॉइंट्स पे ये कट करता है इनको रूट्स कहते हैं, और रूट्स का नाम मैं अल्फा और बीटा बोल देता हूँ। ये सिर्फ वैल्यूज ऑफ x हैं। ठीक है, x इक्वल्स टू अल्फा एंड x इक्वल्स टू बीटा, दीज आर द रूट्स। ये क्या कहलाएंगे बच्चों? रूट्स कहलाएंगे। इस केस में क्या है? इस केस में अल्फा इक्वल टू बीटा है। इसमें भी अल्फा बीटा कहीं होगा, वो कहाँ होगा? इमेजिनरी है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो इमेजिनरी रूट है। बट इन दोनों केसेस को आपको चीजों को समझना है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। यहाँ पे भी ये जो पॉइंट्स हैं ये अल्फा बीटा कहलाएंगे, ये अल्फा ये बीटा। यहाँ पे एक ही पॉइंट है तो अल्फा इक्वल टू बीटा, और यहाँ पे तो पता ही है डज नॉट एग्जिस्ट, या कह सकते हो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट पेयर्स हैं। बात समझ में आ रही है? ये सारे केसेस मैंने आपको यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया एक एक चीज के साथ। ओके, सो यही है मोटा मोटा अबाउट द रूट्स एंड द डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ डिस्क्रिमिनेशन इसी तरीके से होता है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो कैसा भी क्वेश्चन हो गया, अगर आपको बोला गया है कि ऐसा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस के इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, कह सकते हैं इनका क्या है? हैज इक्वल रूट्स, फाइंड के, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड के। तो यहाँ पे क्या करोगे भाई? बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए विच इज 1 हेयर, और c की वैल्यू के है, दिस इज इक्वल टू 0।
क्यों? क्योंकि d शुड बी इक्वल टू 0 फॉर इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे 16 माइनस 4k इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे k की वैल्यू एग्जैक्टली 4 आ गई, तो k को भी 4 रखना पड़ेगा तो इक्वल रूट्स आ जाएगा। लेकिन अगर सिमिलर क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं x स्क्वायर प्लस 4x माइनस के, अच्छा ये माइनस के था तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा एंड दिस विल बी -4, k की वैल्यू -4 आएगी, याद रखिए। इसको लिखते हैं इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बोला है इन्होंने हैज अनइक्वल रूट्स, हैज अनइक्वल रूट्स, ठीक है। अनइक्वल रूट्स में क्या होगा? अनइक्वल रूट्स बोला गया और बोला है कि फाइंड रेंज ऑफ के। रेंज ऑफ के मतलब मल्टीपल वैल्यूज ऑफ के आर पॉसिबल, हाउ विल यू फाइंड दैट आउट? तो देखो भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यहाँ इक्वल टू लगाया क्योंकि इक्वल रूट्स थे। यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट को 0 से बड़ा करोगे तो ये मिलेगा। बी स्क्वायर 16 होता है माइनस में 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू माइनस का के ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस 4k ग्रेटर देन 0। 16 को उधर ले जाओगे तो -16 आ जाएगा और k इज ग्रेटर देन -4, तो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे k की वैल्यू एग्जैक्टली -4 थी और यहाँ पे k की वैल्यू ग्रेटर देन -4 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, क्लैरिफाई हो रही होंगी, क्योंकि पूरा मैंने जो रूट्स के बारे में डिस्क्रिमिनेशन था वो यहाँ बता दिया, उनके ग्राफ को एक्सप्लेन कर दिया और किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी बता दिया। सो भाई, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।